हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महा मैराथन क्लास है। इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रुचि संदर्भित करती है। ऑप्शन ए, दूसरों से संबंधित एक या अधिक विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक व्यक्ति की प्राथमिकता। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ऑप्शन सी, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता। ऑप्शन डी, चुनौतियों का सामना करने पर दुनिया को समझने, तर्कसंगत रूप से सोचने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की वैश्विक क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुचि जो है वो किसे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जिस चीज में हम संलग्न होते हैं, है ना, जिस भी चीज में हम क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी रुचि उस चीज में होती ही है ना, तभी तो हम उन गतिविधियों को क्या करते हैं और उनमें संलग्न रहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में एक व्यक्ति से एक आधार पर जानकारी प्राप्त करना शामिल है? ऑप्शन ए, मामले का अध्ययन। ऑप्शन बी, स्व रिपोर्ट। ऑप्शन सी, साक्षात्कार। ऑप्शन डी, अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। क्योंकि व्यक्ति अकेला होता है और हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना, तो हम किसके द्वारा करेंगे? तो साक्षात्कार, इसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में ही हम उसका क्या करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो सही है, अर्थात यह गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। ऑप्शन बी, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, विकास एक आयामी होता है। ऑप्शन डी, विकास अत्यधिक लचीला होता है। तो विकास के बारे में सही कथन पूछा है, तो ये जीवन पर्यंत चलता है, ये सही होगा। और ये विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है और विकास जो है अत्यधिक लचीला होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन सी में विकास एक आयामी होता है ना, तो ये ऐसा नहीं होता, विकास जो है बहुआयामी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार सांकेतिक चिंतन का विकास और वस्तु स्थायित्व की स्थापना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में दिखाई देती है? यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्था की बात की गई है। ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो चारों हैं ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं, है ना। ये चारों है, पहला है संवेदी प्रेरक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। याद रखेंगे इसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक इसका सही आंसर होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व की स्थापना आ जाती है, बच्चे में दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का वह चरण जो यौवन की शुरुआत में तब प्रारंभ होता है
जब यौन परिपक्वता या प्रजनन की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसे सामान्यता कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी वयस्कता या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी किशोरावस्था। इस अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था भी हम कहते हैं, है ना? तनाव की अवस्था और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए अलग अलग मामलों में भिन्नता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी मानकीकृत, ऑप्शन डी संगठित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलग अलग मामलों में भिन्नता। ये जो है, जैसे कि औपचारिक मूल्यांकन की बात की गई यहाँ पर, है ना? औपचारिक मूल्यांकन में क्या आ जाएगा? जैसे कि औपचारिक मूल्यांकन में सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है? तो इसलिए इसकी विशेषता क्या नहीं होगी? तो अलग अलग मामलों में भिन्नता, ये जो विशेषता हो जाएगी ये अनौपचारिक मूल्यांकन की हो जाएगी, ध्यान देंगे। और बाकी जो ये तीनों है, वस्तुनिष्ठता, मानकीकृत और संगठित, ये सभी क्या है? औपचारिक मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात की गई है। वो दो सिद्धांत कौन से थे वो देख लेते हैं पहले। जो दो कारक दिए थे, है ना, कौन कौन से थे? पहला था जी कारक, ठीक है, और दूसरा था एस कारक। जी कारक जो होता है ये होता है जन्मजात होता है, ठीक है। जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, और एस कारक जो होता है वो अर्जित होता है, मतलब अर्जित किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, भावात्मक क्षेत्र। किस लिए हो जाएगा? क्योंकि यदि यहाँ पर सिर्फ संगठन की बात होती तो ये किस में चला जाता? संज्ञानात्मक क्षेत्र में चला जाता। लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया है ना, लक्षण की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की तकनीक नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। किसकी? तो अभिप्रेरणा की ना। ऑप्शन ए पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन बी प्रशंसा और निंदा, ऑप्शन सी नवीनता, ऑप्शन डी स्मरण। तो अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीक नहीं होगी? तो स्मरण नहीं होगी, जाहिर सी बात है ना। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, तो इसमें स्मरण का क्या काम है ना? मोटिवेशन में मोटिवे जैसे कि स्मरण है, इसका मतलब क्या हो जाता है? रटना या फिर याद करना, रटना या फिर याद करना। तो इससे कोई लेना देना नहीं है मोटिवेशन का, है ना। मोटिवेशन में क्यों बोला जाएगा किसी चीज को रटने के लिए, याद करने के लिए? हाँ, लेकिन अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से दी जाती है ना। लेकिन हमेशा भी प्रेरणा बच्चों को सकारात्मक तौर पे देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, ऑप्शन बी पारिवारिक माहौल और संबंध, ऑप्शन सी पड़ोस, समुदाय और समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, है ना, उपरोक्त सभी जो है वो बच्चों में भावनात्मक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, है ना।
जाहिर सी बात है बच्चे का स्वास्थ्य और उसका शारीरिक विकास उसके भावनात्मक विकास को प्रभावित करेगा। उसका पारिवारिक माहौल भी, संबंध भी और आस पड़ोस, समुदाय, समाज, ये सभी भावनात्मक विकास को बच्चे के प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप आर प्रकार अनुबंधन रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी संबंधवाद, ऑप्शन डी प्रायोगिक अधिगम। तो टाइप आर प्रकार अनुबंधन किसने दिया था, पहले आप ये जान लीजिए। ये दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो इसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि इसमें टाइप आर प्रकार का जो अनुबंधन होता है, इसमें रिस्पॉन्स पहले है ना, फिर स्टिमुलस होता है। रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है, उद्दीपक मिलेगा, और उद्दीपक हमारे लिए क्या है, मायने नहीं रखता है ना। लेकिन उद्दीपक के बाद मिलने वाला जो पुनर्बलन होता है ना, उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो हमारे लिए मायने रखता है। ये है आर प्रकार का अनुबंधन। तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के पहचान संकट सिद्धांत के बारे में किसने बात की? ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के पहचान यानी कि संकट सिद्धांत के बारे में किसने बात की थी, तो एरिक एरिक्सन ने बात की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व आत्म का अर्थ है? ऑप्शन ए, मतलब स्व आत्म यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं से, ठीक है, स्वयं से। तो स्व आत्म का अर्थ है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति के वे गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के वह पहलू जो उसे किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से जोड़ते हैं या उससे व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी, स्वयं के संबंध में किसी व्यक्ति के सचेत अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं की समग्रता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इससे तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है ना, स्व आत्म का अर्थ है यानी कि स्वयं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के संबंध में किसी व्यक्ति के सचेत अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं की समग्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है? ऑप्शन ए, इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की गई है ना। ऑप्शन बी, व्यवहार में, संदर्भ में इसकी अभिव्यक्ति किसी दिए गए व्यक्ति में काफी अनूठी है। ऑप्शन सी, इसकी मुख्य विशेषताएं समय के साथ आसानी से नहीं बदलती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषता पूछी गई है। तो व्यक्तित्व जो है वो स्थायी रूप में होता है। याद रखेंगे, व्यक्तित्व जो होता है वो स्थायी रूप में होता है, समय के साथ आसानी से नहीं बदलता, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। भले क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देगा, लेकिन आंसर्स वैसे ही रहेंगे, है ना। अगर आप उसे अच्छे से समझे होंगे तो जरूर से आप आंसर दे सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण के अग्रदूत हैं। ऑप्शन ए रेमंड केटल, ऑप्शन बी गार्डन आलपोर्ट, ऑप्शन सी एच जे ई सेनक, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आलपोर्ट ने कहा था व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण के अग्रदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसे हम मॉडलिंग भी कहते हैं, है ना। मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। ये मॉडलिंग से रिलेटेड होता है। मतलब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को क्या करता है, देखकर व्यवहार करता है,
यानी कि एक प्रकार से नकल करके या अनुकरण द्वारा सीखता है, ये सिद्धांत में बताया गया था। और यह सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही है, उसका व्यवहार निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन ए तीव्र संज्ञानात्मक क्षमता, ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि प्रेरणा, ऑप्शन सी अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम, ऑप्शन डी अपने माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो बच्ची जो है वो क्या कर रही है, अपने से ही है ना, अपने परीक्षा के लिए क्या कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है उच्च उपलब्धि प्रेरणा, है ना, उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम के किस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है ये? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी मानवतावादी, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो ये जो दृष्टिकोण है वो किसकी मुख्य विशेषता है, तो व्यवहारवादी की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इसलिए है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि पुरस्कार है ना अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस टाइप का जो बात है वो स्किनर के द्वारा भी किया गया था, है ना, पुरस्कार और दंड दोनों दिया जाता है अधिगम में। तो इसलिए इसका, और जो स्किनर थे वो कौन थे, तो व्यवहारवादी थे। याद रखेंगे, स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है? ऑप्शन ए कोई प्रोत्साहन उद्दीपक प्रस्तुत नहीं करना, ऑप्शन बी एक अप्रिय प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी एक अप्रिय उद्दीपक को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है इसका अर्थ हो जाएगा एक अप्रिय प्रोत्साहन प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमादेशित अधिगम आधारित है? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। जो क्रमादेशित अधिगम है इसे हम और क्या कहेंगे, अभिक्रमित अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन कहेंगे। और ये दिया गया था किसके द्वारा, जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है ये दिया था स्किनर ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित का एक शिक्षक कक्षा में कुछ समस्याओं पर चर्चा करता है और फिर छात्रों से पुस्तक में दी गई कुछ समस्याओं को हल करने को कहता है। छात्र किस नियम का पालन कर रहे हैं? ऑप्शन ए सन्निहितता, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी अभ्यास। तो इसमें जो गणित के शिक्षक हैं वो कक्षा में कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं और फिर छात्रों से पुस्तक में दी गई कुछ समस्याओं को क्या करने के लिए कह रहे हैं, हल करने के लिए कह रहे हैं। ये है अभ्यास के नियम का पालन कर रहे हैं वो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन ए निद्रा संबंधी विकार, ऑप्शन बी मानसिक विकार, ऑप्शन सी खाने का विकार, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो विकार है ये होता है खाने का विकार। ठीक है, खाने संबंधी विकार होता है। इसमें आप सोचने लग जाते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, है ना, उसका भय आपके अंदर बना रहता है, इसलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा को खाने का विकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंद प्रकाश के संपर्क में आने के बाद तेज प्रकाश में समायोजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पुनर्जनन, ऑप्शन बी प्रकाश दृश्य अनुकूलन, ऑप्शन सी अंधकार अनुकूलन, ऑप्शन डी परिपूर्णता।
तो मंद प्रकाश से आप जब तेज प्रकाश में समायोजित होते हैं तो वो कहलाती है प्रकाश दृश्य अनुकूलन, है ना। प्रकाश में जा रहे हैं तो वो प्रकाश दृश्य अनुकूलन कहलाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत परिवर्तन है। ऑप्शन बी, अधिगम में हमेशा किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है। ऑप्शन सी, अधिगम एक प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अधिगम के बारे में ये सभी कथन क्या है, सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मबोध की आवश्यकताएं किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन बी, क्षेत्र सिद्धांत। ऑप्शन सी, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। ऑप्शन डी, मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो ये जो आत्मबोध की आवश्यकताएं हैं वे किससे संबंधित है, तो वे मैस्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आत्मबोध की अवस्था है इसे भी जान लीजिए। ये जो अवस्था है ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। उच्च स्तर, ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी स्मृति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, तत्कालिक स्मृति। ऑप्शन बी, अल्पकालिक स्मृति। ऑप्शन सी, दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्मृति होती है, पहले आप स्मृति जान लीजिए। स्मृति होती है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक और तीसरा है तत्कालिक। ये 3 प्रकार की स्मृति हो गई, ठीक है। तो इसमें जो संवेदी स्मृति है उसे और किस रूप में जानते हैं, तो तात्कालिक स्मृति के रूप में जानते हैं, है ना। ऑप्शन ए, जैसे कि हमें इस स्मृति में क्या होता है, बातें तुरंत याद आ जाती है, इसे हम कहेंगे तात्कालिक स्मृति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है, ठीक है। चेतना, ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी अग्रचेतन, ऑप्शन सी सचेतन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचेतन है, ठीक है। जिसे सहज या जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है। अचेतन को ही हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा तंत्र का वह प्रकार जिसमें अचेतन द्वारा चिंता भड़काने वाले व्यवहार या विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए इंकार, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, ऑप्शन डी युक्तिकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। एक प्रकार से उसका क्या किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है ना, उसे खारिज कर दिया जाता है, मतलब उसका दमन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। मतलब किसके कारण ये सब होगा, ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी शारीरिक दबाव बदलाव, ऑप्शन डी मानसिक परिवर्तन। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, वृद्धि और विकास में से एक आंसर होगा। तो ये किसके कारण होता है, तो विकास के कारण होता है ना, क्योंकि इसमें परिपक्वता और अनुभव की बात की गई है, यानी कि इसे ही हम प्रकृति और पोषण भी कह सकते हैं, है ना। और क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं मनुष्य में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विकास। और जो विकास होता है आप ये भी जान लीजिए, ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है।
तो इसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए पूर्व गिरोह की आयु ये होती है, ऑप्शन बी अनुकरणीय आयु ये भी होती है, प्रश्न करने की आयु, इस अवस्था में बालक जो है वो काफी अनोखे प्रश्न करता है ना। ऑप्शन डी खेल की आयु, ये जो खेल की आयु है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया था। ये जो खेल की आयु है ये हो जाएगी आपकी उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी, याद रखेंगे। और जो पूर्व बाल्यावस्था है इसके अंतर्गत कौन सी आयु आएगी, खिलौने की आयु आ जाएगी। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में क्या आएगा, टॉय एज आएगा। ठीक, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर प्रकृति से संबंध है आनुवंशिकी और पोषण से संबंध हो जाएगा वातावरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है, ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 120। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 140, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, है ना, मतलब बच्चों की कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, ऑप्शन बी छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, ऑप्शन सी छात्रों एवं छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो स्कूलों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जान सके कि ना, यह समझने के लिए कि छात्र जो है वो सीखने में समर्थ है या असमर्थ है, और वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, है ना, या क्यों सीख पा रहे हैं, ये सभी चीजें जानने के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन ए निर्धारण मापनी, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी कथानक संप्रत्ययन परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथानक संप्रत्ययन परीक्षण जो है वो एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अति सक्रियता, ऑप्शन बी कम बोधगम्यता, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मकता होती है, तो सृजनात्मकता में जो बालक है वो क्या करता है, वो नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, बालक जो है वो नई चीजों का निर्माण करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ ही है कि नई चीजों का निर्माण करना। तो वो किससे संबंधित होगी, तो वो होगी अपसारी चिंतन से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है सृजनात्मकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए तीव्र चिंता, ऑप्शन बी अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, ऑप्शन सी बीमारी का डर, ऑप्शन डी विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो है वो समायोजन को बढ़ावा देती है, इस प्रकार की स्थिति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी गेट्स एवं अन्य। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है।
ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी दबाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्वंद्व, है ना। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। दो विपरीत इच्छाओं का होना मतलब कि आपको उसी समय क्या करना है, ऑफिस जाना है। मान लो 9 बजे आपको ऑफिस जाना है और 9 बजे ही आपको बैंक जाना है, तो ये दो विपरीत इच्छाएं हो गई। तो एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? द्वंद्व। कि आप बैंक जाएं या ऑफिस जाएं, इसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे, ठीक है। कुंठा का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन से हो जाता है, ठीक है। कुंठा मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन है आपको किसी चीज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं हम? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो यहाँ पर पुनर्बलन के सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और ये किसने दिया था? आप ये भी याद रखेंगे, स्किनर ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप ये बातें जान लीजिए ब्लूम के बारे में कि इन्होंने अधिगम में व्यवहार के, ठीक है, अधिगम में व्यवहार के तीन पक्ष बताए थे। तीन पक्ष बताए थे इन्होंने। कौन कौन से? तो पहला है संज्ञा, दूसरा है भाव, भावात्मक, और तीसरा है मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक, ठीक है। ये तीन पक्ष बताए थे इन्होंने। किन्होंने? तो ब्लूम ने। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरलॉक का है। जो सामाजिक सीखने का सिद्धांत है ये है हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पर सामाजिक सीखना यानी कि हो जाएगा अधिगम, ठीक है। सीखना यानी कि हो जाएगा अधिगम। तो ये हरलॉक ने नहीं दिया था, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो जो एक शिक्षक है वो सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, है ना। क्योंकि शिक्षक क्या है, बच्चों के लिए आदर्श होता है ना। क्योंकि शिक्षक चाहे गलत बात बता दे तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सही मान लेते हैं। तो शिक्षक जैसा बर्ताव करेगा उसका इफेक्ट तो बच्चों पर पड़ना ही है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। क्योंकि औपचारिक शिक्षा में क्या होगी? औपचारिक शिक्षा में
जो जगह है वो क्या होगी, फिक्स होगी, टाइम फिक्स होगा, है ना, और व्यक्ति भी फिक्स होंगे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो दी जाती है उसमें जगह, टाइम, व्यक्ति, ये सभी क्या होंगे, फिक्स नहीं होते। तो परिवार जो है ना, वो एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सकता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, यहाँ पर सीखता होगा ना, सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, है ना। और मैंने पहले भी बताया है, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव विकास है वो किन किन दोनों का योगदान है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन डी सानिध्य की आवश्यकता। तो यहाँ पर बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए तो होगा, है ना, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता होती है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है, और सानिध्य की आवश्यकता भी होती है। लेकिन जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना है, ये तो एक प्रकार से शारीरिक क्रियाएं हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी तटस्थ। तो ये पहले जान लेते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहले उसकी अंतःक्रिया परिवार से होती है। ठीक है, उसकी अंतःक्रिया जो है वो परिवार से होती है, और परिवार में भी माँ से सबसे पहले होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अग्रोन्मुखी, मतलब कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता की भूमिका होती है वो अग्रोन्मुखी यानी कि सबसे आगे होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। यहाँ पर समाजीकरण की बात की जा रही है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि समाज में अनुकूलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण। ठीक है, समाज में अनुकूलन स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी साथियों से, ऑप्शन डी इनमें इन सभी से। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, तो इन सभी से सीखते हैं एक प्रकार से, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, और अपने साथियों से भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बच्चे किशोरावस्था में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बताना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसमें समाजीकरण का तात्पर्य पूछा गया है। तो यदि आप समाज में नियमों को जबरदस्ती पालन करेंगे, है ना, तो वह क्या होगा, समाजीकरण नहीं होगा। आप इससे ये नहीं समझ सकते कि आप समाजीकरण कर रहे हैं, है ना, आपका समाजीकरण हो रहा है। तो आप
इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि समाज में बड़ों का सम्मान करना। यदि आप जबरदस्ती सम्मान कर रहे हैं या फिर सम्मान की जगह या कोई नियम है समाज का या आप उसे जबरदस्ती पालन कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, आपका समाजीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक। जब आप सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के साथ, है ना, उसे स्वीकार करें, तो वो क्या होगा, आपका समाजीकरण उससे अच्छे से होगा और वो समाजीकरण कहलाएगा एक प्रकार से। जैसे कि सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, जैसे कि कुछ चीजें गलत होगी तो भी आप उसे सही है बोलकर उनका पालन अनुपालन करें, ये नहीं होगा, है ना। अपने सामाजिक मानदंड बताना, ये भी नहीं होगा। और समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी नहीं होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये है समाजीकरण से तात्पर्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 50 एमसीक्यूज। अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न समझ में आए हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। इसी प्रकार और भी क्लास होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।